Hello dear students, welcome in our English grammar classes. Students, आज का हमारा टॉपिक बहुत बड़े कंफ्यूजन से पर्दा उठाने वाला टॉपिक। ऑफलाइन क्लासेज में बच्चे प्रायः जिरंड और इन्फिनिटिव को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं। ऑफलाइन क्लासेज में तो मैं आमने सामने बच्चों को उनका कंफ्यूजन दूर कर देता हूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपके लिए भी इस टॉपिक पर वीडियो बनाना बहुत आवश्यक था, इसलिए मैंने आज ये टॉपिक चुना है। ध्यान से देखिएगा, मैं इस बात का पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि आज आपका सारा कंफ्यूजन जिरंड और इन्फिनिटिव को लेकर के दूर करके ही रहूँगा। सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। इन्फिनिटिव और जिरंड, हम जानते हैं ये दोनों नॉन फिनिट वर्ब हैं। नॉन फिनिट वर्ब वो होती जिनको किसी सब्जेक्ट के सहारे की जरूरत नहीं होती। कहने का तात्पर्य है सब्जेक्ट और टेंस के बदलने से इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। और फिनिट वर्ब वो होती जिनमें सब्जेक्ट और टेंस बदल जाने से वो बदल जाते हैं। नॉन फिनिट में इन्फिनिटिव, जिरंड और पार्टिसिपल था। पार्टिसिपल पे मेरा एक वीडियो आ गया है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, वहाँ देख लीजिएगा। अगर इकट्ठे तीन चीज लेते, क्योंकि ये दोनों में सिमिलरिटी ज़्यादा थी, कंफ्यूजन ज़्यादा था, इसलिए इनको दोनों को साथ लेके चलना मजबूरी थी। अगर इसको अलग अलग पढ़ाते तो कंफ्यूजन बना ही रहता। कंपैरिजन करके दिखाने से सारे कंफ्यूजन दूर होते हैं। यहाँ हम जानते हैं इन्फिनिटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाने से बनता है और जिरंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद टू लगाने से बनता है। दोनों स्थितियों में वर्ब के अंत में ना, ने, दोनों स्थितियों में ये ऐड हो जाता है, ना, ने। अब समस्या ये है कि ना, ने जब सब जगह ऐड हो रहा है तो हम कैसे जानेंगे कि कहाँ ये यूज होगा, कहाँ पर ये यूज होगा। क्लियर हुआ ना? ये ही कंफ्यूजन सबसे बड़ा है। अब मैं आपको उस कंफ्यूजन को दूर करने की तरफ आगे बढ़ता हूँ। यहाँ नानी और वहाँ नानी, जो बेसिक अंतर है, जिरंड को हम जनरल बात कहते हैं। जिरंड को हम क्या कह सकते हैं? जनरल संदर्भ में, और इन्फिनिटिव को स्पेसिफिक। अब जनरल स्पेसिफिक क्या है, ये एग्जाम्पल से क्लियर होती जाएगी। बातें सिद्धांत में जो बताई जाती हैं, जब तक उसका एप्लीकेशन में उपयोग ना हो तब तक वो क्लियरेंस नहीं आता। यहाँ देखिए, क्लियरेंस के लिए एक एग्जाम्पल मेरा पहला है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, एग्जाम्पल मैंने पहले से लिख रखा है। ये सिलेक्टेड एग्जाम्पल्स हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो, और जब मैं एग्जाम्पल्स लिखने लगता था तो आपका समय बेकार जाता था। इसलिए मुझे लगा कि सीधे टॉपिक पे आने के लिए, पूरा फोकस बनाने के लिए, आपका डिस्ट्रैक्शन न होने पाए, मैंने पहले से लिख रखा है। एग्जाम्पल पे आते हैं। टू टीच वेल इज द टीचर्स ड्यूटी। अच्छा पढ़ाना टीचर की ड्यूटी है, टीचर का कर्तव्य है। अच्छा पढ़ाना टीचर का कर्तव्य है। यहाँ टीच मीन्स पढ़ाना, टीच मीन्स पढ़ाना, ठीक। इसी को हम जब जिरंड में ले जाते हैं, टीचिंग वेल इज द टीचर्स ड्यूटी। अच्छी पढ़ाई टीचर का कर्तव्य है। यहाँ इसको हम पढ़ाने बजाय इसको हम पढ़ाई कहेंगे ज्यादा, ठीक। पढ़ाना भी कह सकते हैं, गलत नहीं है, लेकिन ये सारे टीचर्स के लिए हमेशा की बात हो रही, और यहाँ ये अभी की बात हो रही। अगर हम अभी किसी टीचर से इस समय बात करें तो हम ये कह सकते हैं बहुत इजी वे में, टू टीच वेल इज द टीचर्स ड्यूटी। लेकिन जब सारे टीचर्स की बात करें तब हमें ये कहना पड़ेगा, टीचिंग वेल इज द टीचर्स ड्यूटी। स्पेसिफिक टीचर, एक टीचर की बात हो तो हम यहाँ टू टीच कहेंगे,
अदरवाइज सारे टीचर्स की बात हो, हम यहाँ टीचिंग ही शब्द प्रयोग करेंगे। इज दैट क्लियर? आई होप सो। पहला कंफ्यूजन दूर हुआ ना? ये सामान्य बात है, सब पे लागू हो सकती है, और ये चीजें ऐसी होती हैं जो पहले से चली आ रही हैं, अभी की बात नहीं है कि पहले से है। और ये क्या है? करंट है, ये अभी की बात। क्लियर हो ना? इसके बाद अनदर एग्जांपल है, he decided to play first। he decided to play first, उसने पहले खेलने का निर्णय लिया, मीन्स अभी निर्णय लिया। अभी जो खेल होने जा रहा है, अगर वहां हमको ये प्रयोग करना पड़ेगा कि इन्फिनिटिव या जिरेंड की बात हो, तो हम इन्फिनिटिव भी सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि अभी की बात है। अगर यहाँ हो हमेशा खेलने की बात हो, फिर डिसाइडेड टू प्ले फर्स्ट, उसने हमेशा पहले खेलने का निर्णय लिया। तो हम यहाँ टू डिसाइड नहीं कि टू प्ले नहीं करेंगे, प्लेइंग ही करेंगे। उसका निर्णय आज का नहीं है, वो पहले का निर्णय है। क्लियर? तीसरा एग्जांपल हमारा है, द बेस्ट चॉइस इज टू रीड नॉवेल्स। माय बेस्ट चॉइस, मेरी सबसे अच्छी चॉइस है नॉवेल पढ़ना। ठीक, ये चॉइस अभी मैं बता रहा हूं कि मेरी अभी की चॉइस है, लेकिन अगर मेरी हमेशा की चॉइस है, माय बेस्ट चॉइस है रीडिंग नॉवेल्स, अगर मैं सामान्य अर्थ में इसका प्रयोग करूंगा कि हमारी चॉइस क्या है, कोई हमसे पूछेगा तो मैं वो सामान्य अर्थ में अगर बात करूंगा तो रीडिंग शब्द प्रयोग करूंगा, नॉट रेड। अनदर एग्जांपल, टाइम इज, दिस इज टाइम टू स्लीप, यह समय सोने का है। ये अभी की बात, ये अभी की बात है कि यह समय सोने का है, लेकिन अगर ये हमेशा की बात होगी, दिस इज टाइम, दिस इज टाइम, दिस इज नॉट टाइम फॉर स्लीपिंग, यहाँ हम नॉट हटा देते हैं, ज्यादा ठीक रहेगा। दिस इज टाइम फॉर स्लीपिंग, यह समय सोने का है, तो इसको हम सामान्य अर्थ में कहेंगे कि रात में सब सोते हैं, तो वो समय सोने का ही होता है, तो सबके सोने का है। और लेकिन ये समय एक पार्टिकुलर कहने वाले स्पीकर के सोने का समय है। समझ गए? हो सकता मेरा अभी सोने का समय, मैं ये कहूँगा दिस इज टाइम टू स्लीप, या समय सोने का है, लेकिन अगर सबके सोने की बात आएगी तो हम टू स्लीप नहीं करेंगे, स्लीपिंग ही कहेंगे। क्लियर? He has come to Agra to see the Taj। वह आगरा ताज देखने के लिए आया है। सभी चाहते हैं कि आप भी जाइएगा, मौका मिलेगा, देखिए होगा, बहुत अच्छी बात है। यहाँ देखिए, एक व्यक्ति की बात हो रही है, वह आगरा ताज देखने के लिए आया है, लेकिन यहाँ हम ये नहीं कह सकते एक व्यक्ति के लिए। एक व्यक्ति की बात होगी तो जिरेंड का उपयोग नहीं होगा, लेकिन अगर एक समूह की बात होगी, एक सामान्य बात की बात होगी, टूरिस्ट कम टू आगरा फॉर सीइंग द ताज, पर्यटक आगरा ताजमहल देखने के लिए आते हैं। यहाँ टू नहीं आएगा, यहाँ सिंग आएगा। क्लियर? मुझे लगता है इतने एग्जाम्पल से आप क्लियर हो चुके होंगे। इतने एग्जाम्पल लेने की जरूरत क्या थी? ये अलग अलग संदर्भ में है। यहाँ ये जो टू टीच है, ये क्या है? एज ए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। समझ गए ना? ये इन्फिनिटिव भी कई अर्थों में उपयोग में आते हैं, इसलिए इनको अलग अलग संदर्भ में लेना जरूरी था। ध्यान दीजिएगा। ये यहां देखिए, ये इस वर्ब के लिए क्या है? ऑब्जेक्ट। यहां क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। समझ गए ना? अगर ये ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा वर्ब के, तो ऑब्जेक्ट कभी कभी इनकी पहचान नहीं करनी पड़ती है। यहाँ क्या होगा? इज। आप जानते हैं मेन वर्ब नहीं है, इसके लिए कंप्लीमेंट्री चाहिए। आपको पता होगा, यहाँ कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब हो गया।
ठीक। और ये क्या हो गया, हाँ ये ध्यान दीजिए ये सब 3 सिंपल इन्फिनिटिव है, बाकी ये 2 जेरेंडियल इन्फिनिटिव हैं जो एडवर्ब और एडजेक्टिव के रूप में आते हैं। ये क्या है, एज ए टाइम की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव है, और ये किसकी विशेषता बता रहा, वर्ब की मेन, वर्ब की टू सी, आने का कारण बता रहा। ये क्या है, एज ए एडवर्ब है। क्लियर? सो ये आपने जान लिया ना, अगर इस रूप में है फर्स्ट 3 तो ये सिंपल इन्फिनिटिव है, बाकी ये 2 जेरेंडियल इन्फिनिटिव है। इसी प्रकार यहाँ भी आप जान सकते हैं, सब कुछ वैसे ही है, एज ए सब्जेक्ट है, एज ए ऑब्जेक्ट है, एज ए कंप्लीमेंट है। यहाँ जो है ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फॉर प्रीपोजिशन है, ऑब्जेक्ट फॉर प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के पहले लगा है। यही बात यहाँ भी होगी, ऑब्जेक्ट फॉर प्रीपोजिशन। क्लियर? मुझे उम्मीद है, पूर्ण विश्वास है कि आपने न केवल जेरेंड जाना है, न केवल इन्फिनिटिव जाना होगा, बल्कि दोनों के डिफरेंसेस को भी आज जान गए होंगे और सारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अदरवाइज फिर भी अगर कोई डाउट है तो अपने बात में कमेंट करके पूछिएगा, मैं उसको क्लियर करूंगा। आज के लिए बस इतना ही।